परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ आपके साथ आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 6 दिसंबर को सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में स्थानीय तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में आयोजित कथा मंजरी कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी संघर्ष का जज्बा का ऑडियो आप सुनेंगे। उसके पहले उस दिन ली गई तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हैं। तुलसी भवन बिष्टुपुर में सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में आयोजित कथा मंजरी कार्यक्रम की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। कथा मंजरी कार्यक्रम में भाग लेने वाले रचनाकारों की एक और तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण साहित्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जमुना तिवारी बेथित जी ने दिया। अध्यक्षता आदरणीय त्रिपुरा झा जी ने की। संचालन कैलाशनाथ गाजीपुरी जी ने की। धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी ने किया। इस कार्यक्रम का तस्वीर सहित समाचार दैनिक प्रभात खबर और चमकता आईना में प्रकाशित हुआ। सात दिसंबर को प्रभात खबर और चमकता आईना में प्रकाशित समाचार की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन कहानीकारों ने अपनी कहानियां सुनाई, उनके नाम के सामने कहानियों का शीर्षक लिखा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को सचिव श्री अजय कुमार ओझा जी ने बनाया है। आप देख रहे हैं कि नीता सागर चौधरी ने कहानी नया सवेरा सुनाई। वीणा कुमारी ने कहानी सामाजिक बदलाव सुनाया। ममता सिंह जी ने कहानी इज्जत की बात सुनाई। शीतल प्रसाद दुबे जी ने कहानी मेरी माँ सुनाई। माधुरी मिश्रा ने निर्णय शीर्षक से अपनी कहानी सुनाई। अनीता निधि जी ने विडंबना नामक कहानी सुनाई। ब्रजेंद्र नाथ मिश्र यानी कि मैंने संघर्ष का जज्बा शीर्षक कहानी सुनाई। और आरती श्रीवास्तव जी ने बाल कहानी नन्ही चिड़िया सुनाई। इस तस्वीर में आप नीता सागर चौधरी जी को कहानी सुनाते हुए देख रहे हैं। उन्होंने नया सवेरा शीर्षक से अपनी कहानी सुनाई, जिस पर त्वरित टिप्पणी आदरणीय नीलिमा पांडे जी ने दी। एक और तस्वीर में आदरणीय वीणा कुमारी जी की कहानी पर डॉक्टर संजय पाठक स्नेही जी ने अपने विचार रखे। इसी तरह आदरणीय ममता सिंह जी ने बिना कुछ देखे हुए अपनी कहानी इज्जत की बात सुनाई, जिस पर आदरणीय यमुना तिवारी बेथित जी ने अपने विचार रखे। श्री शीतल प्रसाद दुबे जी ने कहानी गौ की ममता का एहसास दिलाती अपनी लंबी कहानी मेरी माँ सुनाई, जिस पर आदरणीय ब्रजेंद्र नाथ मिश्र यानी मैंने अपने विचार रखे। आदरणीय माधुरी मिश्रा जी ने अपनी कहानी निर्णय सुनाई, जिस पर नीता सागर जी ने अपने विचार रखे। आदरणीय अनीता निधि ने अपनी लिखी कहानी विडंबना सुनाई, जिस पर आदरणीय निर्मला राव ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद मैंने अपनी लिखी कहानी संघर्ष का जज्बा का संकलित अंश सुनाया। इस पर आदरणीय ममता सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में आदरणीय अनीता आरती श्रीवास्तव जी ने अपनी कहानी बाल कहानी नन्ही चिड़िया सुनाई, जिस पर आदरणीय माधुरी मिश्रा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। अब आप मेरे लिखी कहानी संग्रह की पुस्तक छाँव का सुख से ली गई कहानी संघर्ष का जज्बा का ऑडियो सुनेंगे। प्रस्तुत है संघर्ष का जज्बा कहानी मेरी आवाज में।
ये कहानी मैं जब मुंबई से मीरा रोड से और लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक टैक्सी से जा रहा था, उस समय ये कहानी मुझे मिली। एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है। मोतिहारी का रहने वाला था वो। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, संतोष, राहुल, जो भी चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ये कहानी उसी की कहानी है। उसी की जुबान में जो कहानी मैं सुना रहा हूँ। मेरा घर मोतिहारी के पास एक गांव में है। मेरा मुंबई में भटकाव और संघर्ष परिवार के एक ईमानदार आदमी की देन है। उस आदमी ने पूरे परिवार और अपने भाइयों को अपना सब कुछ देकर संवारा। जब उन्हें जरूरत हुई तो सभी ने साथ छोड़कर किनारे ले लिए। इसी विश्वासघात से उपजे संघर्ष के कारण उस ईमानदार आदमी के मिटने की कहानी है मेरा जीवन। मेरे पिताजी 3 भाई हैं। परिवार के सबसे बड़े भाई होने के कारण दोनों छोटे भाइयों की परवरिश एवं पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी ही थी। मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। पिताजी की आमदनी जमीन जायदाद से उतनी नहीं थी कि भाइयों की अच्छी शिक्षा दिला सकें। भाई दोनों पढ़ने में मेधावी थे। गांव के स्कूल के मास्टर साहब कहते थे, इन्हें अच्छा से पढ़ाओ, आगे चलकर नाम करेंगे। पिताजी को भी अपने परिवार को फलता फूलता देखने की बहुत आशा थी और परिवार को समाज में ऊंचा दिखाने का जुनून भी था। वे गांव की जमीन को बटाई पर लगाकर खुद आर्मी की नौकरी के लिए चले गए, ताकि उनके नौकरी से जो पैसा आए वह दोनों भाइयों की पढ़ाई में लगाया जा सके। यहाँ उन लोगों ने, भाइयों ने भी पूरी तैयारी की। मेडिकल की एंट्रेंस की परीक्षा दी। बारी बारी से दोनों परीक्षा में चयनित हुए और दोनों ने ही 2 साल के अंतर में MBBS की परीक्षा पास कर डॉक्टर बनकर निकल गए। आज से 40 साल पहले की बात है। ये 2017 में मुझे ये कहानी मिली थी। इंटर्नशिप खत्म होते होते पिताजी ने दोनों को धूमधाम से शादी करवाई। पूरे इलाका में मेरे परिवार का रुतबा काफी बड़ा हो गया। इससे पिताजी की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। उस समय मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा। कहानी बढ़ती जा रही थी और मेरी टैक्सी भी बढ़ती जा रही थी। तो फिर वो कहना शुरू किया। मेरी कहानी में यहाँ पर एक मोड़ आता है। मेरे चाचों की शादियां हो जाती हैं, मेरी चाचियां घर में आती हैं और वहां से घर में विग्रह का वितंडावाद खड़ा होता है। मेरी चाचियां जिस परिवार से आई थी उसके संस्कारगत दोष हो सकते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि उनकी शादी तो एक पढ़े लिखे नौजवान जिसने डॉक्टरी पास की उससे हुई थी, न कि पूरे परिवार से। उन्हें इससे क्या मतलब था कि उनके पतियों को डॉक्टर बनाने में उनके बड़े भाई के ने फौज की नौकरी कर कितनी रातें जमती हुई बर्फ की ठिठुरन में गोलियों की बौछारों के बीच, या फिर आंधी तूफान में जंगली पशुओं और सांपों की फुफकारों के बीच काटी थी। उन्हें तो बनी बनाई रियासत मिली, बस हुकूमत चलानी थी। आते ही 1-2 साल के अंदर मेरी चाचियों ने चाचा जी को भड़काकर जमीन और घर के बंटवारे का षड्यंत्र शुरू कर दिया। पिताजी ने भी फौज की नौकरी में पेंशन आदि चालू करने के लिए कम से कम 15 वर्षों तक की अवधि पूरा कर सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसकी शायद इच्छा रही हो कि दोनों भाई डॉक्टर होकर पैसे कमाएंगे और वे घर के मुखिया बनकर घर चलाएंगे और पूरे परिवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। घर आते ही उन्होंने स्त्रियों के बीच के कलह और कोहराम को देखा। इस सब के प्रति उनको बहुत दुख हुआ। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। घर में रोज की चिक से तंग आकर उन्होंने जमीन और घर का बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे का उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा जिसे वे झेल नहीं सके और चल बसे। उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष की होगी। मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वैसी स्थिति में मेरे किसी चाचा ने मेरी और कोई भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने भी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। पिताजी की थोड़ी सी पेंशन जो माँ के नाम आती थी और जमीन की पैदावार से घर में खाने पीने का खर्च चल जाता था, लेकिन इतनी आमदनी से मेरी पढ़ाई के लिए आगे का खर्च चलाना मुश्किल था। मैं उसी समय सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए और सीधा मुंबई चला आया। पिछले 16 साल से मैं यही हूँ और मैं टैक्सी चला रहा हूँ। उसकी टैक्सी चलाने की कहानी अब वैसे उसने आगे एक सरदार जी के यहाँ नौकरी की। सरदार जी के यहाँ सामान का लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। एक दिन की बात है कि सरदार जी का जो ड्राइवर था वो नहीं आया था और बार बार कस्टमर से फोन आ रहा था
कि मेरा सामान पहुंचाओ। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उस पर लोड किया और खुद लेकर चल पड़ा। वो गाड़ी रास्ते में चलाते जा रहा था, एक दो बार रुकी भी गाड़ी, लेकिन उसने किसी तरह गाड़ी पहुंचा दी, सामान दिया, सामान का रिसिप्ट लिया और वो वापस गाड़ी लेकर चलाया। इसके पहले उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। आते ही सरदार जी उस पर आग बबूला हो गए और कहा कि तुमने गाड़ी कहीं ठोकी तो नहीं? उसने कहा नहीं, गाड़ी मैंने नहीं ठोकी है। उसके बाद सरदार जी ने उसे लाइसेंस दिलवाया, उसका टेस्ट दिलवाया और वहाँ से वो जब लाइसेंस हो गया तब वहाँ से वो टैक्सी ड्राइविंग का काम उसने शुरू किया। तो उसने इतना कहानी कहते कहते मेरी पत्नी भी साथ थी, उसने पूछा कि आपके बाल बच्चे? उसने कहा कि इस संघर्ष में बाल तो बहुत कम बचे हैं, पर हाँ मेरा 1 वर्ष का बच्चा है, उसका अगला जन्मदिन मैं इसी महीने मनाऊंगा। खूब तैयारी की है, बहुत दिनों के बाद थोड़ी खुशी मिली है, क्यों न उसे समेट कर रखा जाए। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। अब सोच लिया है घर पर ही बस खरीदूंगा और बस लंबे रूट पर चलाऊंगा। इसके बाद मैंने उसे 500 रुपए के 2 नोट दिए। उसका भाड़ा हुआ था 967 रुपीज। उसने बिल्कुल 3 रुपया सहित वो भाड़ा पैसे मैंने वापस किया। सब टैक्सी वाले 3 रुपया भी रखना अपना अधिकार समझते हैं। तो इस तरह से उसने अपने परिवार को ऐसे बढ़ाया, अपने परिवार को स्थिति को मजबूत किया, संघर्ष किया। अपने चाचाओं के विश्वासघात के कारण पिताजी की मृत्यु हो जाने पर भी परिवार की गाड़ी को अकेले अपने बलबूते पर दलदल से खींचकर बाहर पक्की सड़क पर दौड़ने के लिए उसने खड़ा कर दिया। यही है उसके संघर्ष की कहानी और हम उसके संघर्ष के जज्बात को सैल्यूट करते हैं। तो मित्रों, आपने आपसी सोच में कमी के कारण एक टूटते परिवार की कहानी सुनी। आज की यही स्थिति है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के बाद ली गई सामूहिक तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरी अन्य कहानियां और कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और मेरी कहानी छाँव का सुख भी किंडल से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। उसका विवरण मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो मित्रों, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और कहानी या कविता के साथ निश्चित अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।